दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। द निसार मिशन विल हेल्प इन मैपिंग द डायनेमिक्स ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर। तो ये करेक्ट है। निसार मिशन जो है वो नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है, जिसका जो मेन मकसद है वो है आइस शीट्स और ग्लेशियर को मैप करना। और इसका रीजन है द निसार सैटेलाइट यूजेस अ सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये गलत है। इसमें हम डबल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज करने वाले हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। NISAR, jointly developed by ISRO and NASA, is the first satellite mission to use dual frequency radar L-band and S-band from a single platform. Question number 2. Which ministry is the nodal agency of the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission scheme, which aims to uplift rural poor women through self-help groups? Ministry of Finance, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Women and Child Development या Ministry of Rural Development? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, Ministry of Rural Development. तो आप देख सकते हैं कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था टू रिप्लेस अर्लियर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो इट इज अ सेंट्रल टू इंडियाज रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फोकस ऑन वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। द पिपरवा relics recently returned to India are significant because they are a collection of sculptures from the Kushan period, comprise the mortal remains of Lord Buddha enshrined by the Satya king, or consist of ancient Buddhist manuscript on palm leaves. या ऑप्शन डी आर एसोसिएटेड विद द मौर्यन एम्परर अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये अनर्थ करे गए थे 1898 में ड्यूरिंग इंग्लिश पीरियड। पीपरवाई यूपी में एक जगह है वहाँ पे। और इसके साथ अकम्पनिंग जो मिला था वो प्रीशियस कंटेनर्स कोरोबरेटेड बाय इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इनको अभी भी इंडिया वापसी लाया गया है। व्हाट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स seen in use? An Israeli radar system, India's indigenous anti-missile system, an अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, या फिर अ डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। इंडिया का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो अपना जो हमारा खुद का है उसका नाम है आकाश, और बाकी जो हमने रशिया से प्रोक्योर करा है उसका नाम है S-400, जो अभी हमने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे काफी न्यूज में भी देखा था। The third is an advanced missile system developed by USA to intercept and destroy short, medium and intermediate range ballistic missile during the terminal phase. Terminal phase मतलब लास्ट फेज जो होता है उसको टर्मिनल फेज कहते हैं, और इसने 1991 में डेवलप करा था। इट इज द ओनली यूएस सिस्टम केपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग टारगेट्स विद इन एंडो एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर आउटसाइड एटमॉस्फेयर, एक्सो एटमॉस्फेरिक। क्वेश्चन नंबर 5. Who was appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission in 2025? Justice V. Ramasubramaniam, B. Rajiv Singh, जस्टिस राजीव नारायण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम। तो ये हमारे एक्स सीजीआई हैं जिनको अभी चेयरमैन बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी विच वाज डेवलप्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 5 members, ईच ब्रिंगिंग अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू द कमीशन। तो जो इसका चेयरपर्सन होगा या तो वो हमारी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, retired judge of the Supreme Court. Its members include a sitting or retired judge of the Supreme Court, a sitting or retired chief justice of a high court, and 3 individuals with at least one being a woman. कम से कम एक वुमेन को उसमें रखना है who possesses knowledge or practical experience in human rights. तो इसके साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं which include chairpersons of the National Commission of Minorities, National Commission for SCs, National Commission for STs, NCW, National Commission for Backward Caste, National Commission for प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और या चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसके जो सबसे बड़ा चैलेंज है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि ये जो भी चीज़ बोलता है, रिकमेंड करता है, वो बाइंडिंग नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनके सुझाव जो ये देते हैं उस पर वर्क करे या ना करे। और अगर वो नहीं करता है, कोई अथॉरिटी जिसको इन्होंने बोला है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, अगर वो उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है तो वो उसको पिनलाइज भी नहीं करते। तो इसलिए एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक टूथलेस टाइगर बोला जाता है, मतलब ऐसा शेर जिसका ऐसा बाघ जिसके पास दांत ही नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। 5. Who was appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission in 2025? Justice V. Ramasubramaniam, B. Rajiv Singh, जस्टिस राजीव नारायण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम। तो ये हमारे एक्स सीजीआई हैं जिनको अभी चेयरमैन बनाया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी विच वाज डेवलप्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ
ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, ईच ब्रिंगिंग अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू द कमीशन। तो जो इसका चेयरपर्सन होगा, या तो वो हमारे कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या फिर कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, retired judge of the Supreme Court. Its members include a sitting or retired judge of the Supreme Court, a sitting or retired chief justice of a high court, and 3 individuals with at least one being a woman. कम से कम एक वुमेन को उसमें रखना है, who possesses knowledge or practical experience in human rights. तो इसके साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, which include chairpersons of the National Commission of Minorities, National Commission for SCs, National Commission for STs, NCW, National Commission for Backward Caste, National Commission for प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और या चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इसके जो सबसे बड़ा चैलेंज है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, कि ये जो भी चीज़ बोलता है, रिकमेंड करता है, वो बाइंडिंग नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनके सुझाव जो ये देते हैं उस पर वर्क करे या ना करे। और अगर वो नहीं करता है, कोई अथॉरिटी जिसको इन्होंने बोला है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, अगर वो उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है, तो वो उसको पिनलाइज भी नहीं करते। तो इसलिए एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक टूथलेस टाइगर बोला जाता है, मतलब ऐसा शेर जिसका, ऐसा बाघ जिसके पास दांत ही नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? स्वीडन, यूएसए, यूके या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। तो और इंडिया की इस बार रैंक 38th आई है 2025 में, विच इज इंप्रूवमेंट फ्रॉम 81st इन 2025। और इस बार इंडिया फर्स्ट रैंक का आया है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में एंड इन सेंट्रल एंड साउथ एशियन नेशन में। जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं वो है स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन, थर्ड यूएसए, फोर्थ साउथ कोरिया और फिफ्थ सिंगापुर। चाइना ने पहली बार टॉप 10 रैंक हासिल करी है और उसकी रैंक है 10th। तो ये जो इंडेक्स है 2007 में इंट्रोड्यूस करा गया था, और इसको पब्लिश करता है हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एसडीजी इंडेक्स 2025? 100th, 99 या 101? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 99। फर्स्ट टाइम इंडिया अंडर 100 रैंक लेके आया है इस इंडेक्स में, और इंडिया स्कोर 67 पॉइंट्स। और जो पिछली साल जो हमारी रैंक थी वो 109 थी। तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी रैंक भी देख लेते हैं। भूटान हमसे काफ़ी आगे है, 74th रैंक पे। नेपाल भी हमसे आगे है। उसके बाद जो कंट्रीज हमसे पीछे हैं, 114th रैंक पे बांग्लादेश, और पाकिस्तान तो माशाल्लाह 140वीं रैंक पे है। और बांग्लादेश, सॉरी, मालदीव्स और श्रीलंका दोनों हमसे आगे हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो लॉन्च करी गई थी, उसका मकसद ये था टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट फार्म टू रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, हम उगाते तो बहुत हैं, लेकिन हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। आप जैसे कंपैरिजन करेंगे द प्राइजेस ऑफ चिप्स और प्राइजेस ऑफ पटैटोज, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। जैसे भी किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफरेंट टाइप से, उसको एज अ प्रोडक्ट बेचा जाता है ना कि फूड, तो उसकी वैल्यू में कई गुना इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट फार्म टू रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हाँ, इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो थे मेगा फूड पार्क हम बनाना चाहते थे, इंटीग्रेटेड कोल्ड वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्डेड लिंकेजेस। इसका मतलब होता है किसान जहां से आके बेचेगा, जहां प्रोडक्ट बन रहा है, और ये उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो इन तीनों में लिंकेजेस क्रिएट करना। Which committee was constituted to recommend reforms for ensuring transparency in the conduct of national level entrance examination? कस्तूरी रंजन कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी, सुब्रमण्यन कमेटी या डी मेनन कमेटी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राधाकृष्णन कमेटी, जो कि हमारे एक फॉर्मर इसरो चेयरमैन रहे थे, और वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन द 2024 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आफ्टर मैथ ऑफ नीट यूजी पेपर लीक। बट इससे कुछ लगता तो नहीं कुछ हुआ है, क्योंकि रिसेंटली भी जो एसएससी या किसी भी और भी बहुत सारे एग्जाम्स में इश्यूज चल रहे हैं, तो लगता नहीं कोई इंप्रूवमेंट है। What is the name of the AI powered tool developed by RBI to detect mule bank accounts? डॉक्टर, दोस्तों, म्यूल बैंक अकाउंट्स उनको बोलते हैं कि जो लोग इलिसिट फंड्स ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, या फिर विद इन अ कंट्री भी, तो उसमें वो कुछ ऐसे अकाउंट्स यूज करते हैं जिसके अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं होता कि उसका अकाउंट ऐसे फंड्स को ट्रांसफर यूज करने में किया जा रहा है, तो उनको कहते हैं म्यूल बैंक अकाउंट्स। तो इसका जो टूल डेवलप करा है आरबीआई ने, उसका नाम है म्यूल हंटर डॉट एआई। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
तो म्यूल हंटर डॉट AI इज एन AI पावर्ड मॉडल डेवलप्ड बाय द RBI बेंगलुरु इनोवेशन हब के जो RBI का उसने बनाया है। म्यूल बैंक अकाउंट्स आर यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू लॉन्डर illicit funds, often without the account holder full awareness. Consider the following statement regarding the Pradhan Mantri internship scheme. The scheme aims to provide internship to 1 crore youth over 5 years in the top 500 companies, or each intern is entitled to a total monthly stipend of ₹6,000 funded entirely by the government of India via DBT. तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड गलत है। 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से 5,500 वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 500 कंपनी देगी अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो स्कीम है वो यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस करी गई थी और इसमें टोटल 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये गलत दिया हुआ है कि बोथ नहीं है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ और पुणे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जो टाइटेनियम है वो डिफेंस और एरोस्पेस जो इंडस्ट्री होती है उसमें काफ़ी यूज़ होता है। तो इंडियाज लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल वाज इनॉग्रेटेड इन लखनऊ, यूपी. इट इज ऑपरेटेड बाय एरो एलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अ सब्सिडियरी ऑफ PTC इंडस्ट्री लिमिटेड. दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतारनाक घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कृष्णागढ़ सेंचुरी एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुधवा नेशनल पार्क. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कतारनाक घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुधवा नेशनल पार्क. तो इंडिया की फर्स्ट है ये जंगल सफारी विजिट ऑन ट्रेन वाज लॉन्च जॉइंटली बाय इंडियन रेलवेज एंड यूपी गवर्नमेंट. द ट्रेन कनेक्ट्स कतारनाक घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद दुधवा टाइगर रिजर्व, शोकेसिंग द रीजन बायोडाइवर्सिटी. The UP government has launched a campaign to eradicate child labor by which year? 2025, 26, 27, 28. तो इसका आंसर ऑप्शन सी 2027. और उस दिन 12 जून को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. उसी दिन ये स्कीम अनाउंस करी गई थी कि हम 2027 तक यूपी में चाइल्ड लेबर एलिमिनेट कर देंगे. द रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर अनाउंस्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट इन पुलिस रिक्रूटमेंट इज 25%, 10%, 15% या 20%. तो इसका आंसर है 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. और उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वाज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशंस? गंगायान, एर्टिमिस, चंद्रयान 3 या एक्सियम 4. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्सियम 4 मिशन. और इसी के साथ शुभांशु शुक्ला इंडिया के सेकंड इंडियन थे जो स्पेस में गए थे. फर्स्ट जो इंडियन थे उनका नाम था राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे, और फर्स्ट इंडियन टू सेट फुट ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. Consider the following statement regarding silk production in India. India is the third largest producer and consumer of silk in the world. Karnataka is the largest silk producing state in the country. तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है. तो ऑप्शन बी. सेरिकल्चर ऑल्सो नोन एज सिल्क फार्मिंग रेफर्स टू द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क. और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है. और कर्नाटका इज द लार्जेस्ट silk producing state contributing around 32% and 42% of India's mulberry silk. It's a type of silk होती है. Silk के जनरली जो टाइप्स हैं वो टोटल मिला के 5. के बाद आपका टेम्पा मिजोरम में है तो डी का सेकंड वो भी ठीक है. उसके बाद नागरहोल कर्नाटका में है तो सी का 3. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो जो सतकोशी टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में और डेम्पा मिजोरम में. ये मिजोरम का इकलौता टाइगर रिजर्व है. What was the theme of the World Environment Day 2025? Only One Earth, Ecosystem Restoration, Beat Plastic Pollution, Reimagine, Recreate, Restore. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन. 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाते हैं और इस बार होस्ट था साउथ कोरिया और थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन. और इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बरगद का पेड़ बैनियन ट्री लगाया था अंडर द इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम, लिंक टू द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट. तो जो ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, इट्स अ मेजर इनिशिएटिव टू ग्रीन द 5 किलोमीटर बफर जोन अराउंड अरावली हिल्स. और प्रोजेक्ट कवर्स द स्टेट्स ऑफ 4 जहाँ पे अरावली हिल्स पाए जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली. और इसमें नेटिव प्लांट हमारा लगाने का इनिशिएटिव है. ऐसा नहीं है कि हम बाहर से कोई एस्थेटिक प्लांट लगा देंगे. जो हमारे नेटिव प्लांट्स होते हैं जैसे बबूल हो गया, कीकर हो गया, या फिर नीम हो गया, पीपल ट्री हो गया, ये सारे प्लांट्स. The project will also focus on agroforestry and pasture development to enhance the livelihood of local communities. जो वहाँ पे भेड़ वगैरह चराते हैं, राजस्थान में बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू.